नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने सिलेबस को देख लिया था, कल हमने वीडियो जो डाली थी उसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, जो कि फर्स्ट यूनिट से है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से है और इसका नाम है शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम फर्स्ट बिंदु से संबंधित जितने भी टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। शिक्षण के बारे में जानेंगे, शिक्षण की अवधारणाएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर, 3 तरीके से स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। फिर देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है उन पर चर्चा करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बार बार आएंगे वीडियो में। तो अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो ये आपको परेशान कर सकते हैं और हो सकता है आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, इसीलिए मैं पहले ही आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, देखिए शिक्षा है तो आप सभी सोच रहे होंगे कि शिक्षा को तो हम सभी जानते हैं मैडम, आप बता क्यों रही हो। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत हो जाता है, इसीलिए आप जान लीजिए कि ये क्या है। विद्यार्थी में विद्वान सभी शक्तियों को बाहर निकालकर विकसित रूप देना। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर कोई भी विद्वान शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकाल करके उसको विकसित रूप देने का काम करती है शिक्षा। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। विद्यार्थी में कोई भी विद्वान शक्ति होती है उसको बाहर निकाला जाता है, उसके गुणों को देखा जाता है, परखा जाता है और उसको बाहर निकाल करके उसको विकसित रूप दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शिक्षा। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। और जो शिक्षा शब्द है ना दोस्तों, ये सिख धातु से बना है, संस्कृत की सिख धातु से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आप मतलब याद रखना इसको आप। अब देखिए दोस्तों, शिक्षण क्या होता है। शिक्षा आपने देख ली कि शिक्षा क्या होती है। अब देखिए शिक्षण क्या होता है। तो दोस्तों, शिक्षण का है ना 2 प्रकार से मैं आपको अर्थ बताती हूँ। एक तो संकुचित अर्थ, एक इसका व्यापक अर्थ। ठीक है, या फिर आप समझ लो कि छोटा अर्थ और बड़ा अर्थ। ठीक है, तो संकुचित अर्थ है ना दोस्तों, इसमें ये होता है कि किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित इंसान के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं आप संकुचित अर्थ में शिक्षण। ठीक है, और विस्तृत अर्थ में आप उसको बोलते हो जहाँ पे आसपास के सभी घटक, मतलब कि हमारे जीवन में जितने भी घटक है ना हमारे आसपास है, उन सभी से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसे बोलते हैं उसका व्यापक अर्थ। ठीक है, अब मैं आपको हमारी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसी होती है उस लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि क्या है ये। देखिए दोस्तों, औपचारिक शिक्षण होता है ना, ये संकुचित अर्थ में आता है। जैसे कि औपचारिक शिक्षण उसको बोलते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, एक टीचर हमें पहले से निर्धारित पाठ को पढ़ाता है और कुछ सामग्रियों के साथ पढ़ाता है जो हमें पहले से ही पता होती है कि इस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी। तो ये ना औपचारिक शिक्षण है और ये बहुत संकुचित होता है। और विस्तृत कौन सा होता है दोस्तों, विस्तृत में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आते हैं। अनौपचारिक वो होता है जिसमें हम अपनी माता से भी कुछ सीखते हैं, अपने दोस्तों से, कई बार वीडियो से, मतलब इधर उधर से कुछ भी सीखते रहते हैं ना, वो अनौपचारिक है। ठीक है, तो संकुचित अर्थ है, इसमें सिर्फ औपचारिक शिक्षण आएगा और व्यापक अर्थ में औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों आएंगे। ठीक है, ये बात आपको मालूम हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको मालूम है कि शिक्षण का जो संकुचित अर्थ है, इसमें विद्यालय में या किसी भी शिक्षा संस्था में, विद्यालय में कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसमें विद्यार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, समय निर्धारित होता है, कौन पढ़ाएगा ये निर्धारित है, पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। तो इसके अनुसार जब शिक्षा दी जाती है तो ये संकुचित अर्थ में शिक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हमारे आसपास के जितने भी घटक है वातावरण में, उनसे हम कुछ सीखते हैं ना, तो ये व्यापक अर्थ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कौन कौन से घटक है, परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, आदि है। और ये दोस्तों जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है ये प्रक्रिया, लेकिन इसका है ना समय निर्धारित होता है कि ये इतने समय तक ही चलेगी। जैसे कि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आपकी 10वीं क्लास 1 साल चलेगी, हो सकता है आपकी नहीं निकली है तो दूसरी साल भी चलेगी, लेकिन जीवन भर नहीं चलने वाली ये। तो इसीलिए ना ये छोटा अर्थ माना जाता है शिक्षण का और ये व्यापक अर्थ माना जाता है। ठीक है, आपको इसमें अंतर मालूम हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। देखिए, मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आप ये मत कहना कि मैडम ज़्यादा समय लगा रही है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ये बार बार लौट के आपके सामने आएंगी। औपचारिक को आप समझ लीजिए अच्छे से। औपचारिक उसे बोलते हैं जहाँ पर निश्चित समय पर, निश्चित इंसान के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम से कोई शिक्षा हमको दी जाती है, कुछ सिखाया जाता है, वो औपचारिक है। मतलब कि पहले से ही, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि कल मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो बच्चों को पता है कि मैडम ये पढ़ाएंगी, तो वो पहले से उसकी किताब भी लेके आएंगे, उसकी कॉपी भी लेके आएंगे और स्कूल में इकट्ठे होकर हम पढ़ाते। और कालांश भी हमारे निर्धारित है कि इस समय पे हमारी इंग्लिश की या हिंदी की ये सब क्लासेस लगती है, तो उसी के अनुसार पढ़ाई करते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षण हो गया दोस्तों। लेकिन ये जो व्यापक अर्थ में अगर शिक्षण को देखें ना, इसमें औपचारिक तो आता ही है, ये तो शामिल है ही, इसके अलावा अनौपचारिक भी शामिल है। हमारी दादी, नानी, मम्मी
मम्मी, आस पड़ोस के दोस्त, पड़ोसी कुछ भी हमें कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं जिससे हमें बहुत बड़ी सीख ज़िंदगी में मिल जाती है। तो ये है इसका व्यापक अर्थ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये दोनों टर्म को। तो ये शिक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शिक्षण क्या है। देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट है ना जो ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अधिगम क्या होता है। अधिगम के बारे में हम विस्तार से अंदर चर्चा करेंगे। देखिए ये आपके लिए मतलब कि ऐसे ही कुछ टर्म है, इनको बता रही हूँ, उसके बाद में हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर आऊँगी, लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए अधिगम है ना, अधिगम क्या होता है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में आत्मसात नहीं करोगे, अपने अंदर उसको अनुभव नहीं करोगे, उसके अनुसार आप अपने आप को चलाओगे नहीं, तो वो मतलब आपको अधिगम नहीं हुआ है। जैसे कि एक बच्चा है, उसको पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा। उसने एक बार ऐसे ही गर्म बर्तन को छू लिया जो गैस पे रखा था, लेकिन वो अब दोबारा नहीं छुएगा क्योंकि उसको पता है कि वहाँ हाथ लगाने से जलन होती है, जलता है कुछ। उसको अधिगम हो गया दोस्तों इस चीज़ का, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपको खाना वाना कुछ भी नहीं बनाना आता, आपने एक बार कोई चीज़ बनाई तो वो गलत बन गई, तो आप दूसरी बार बनाओगे तो उसमें वो गलती नहीं करोगे जो आपने पहले की। तो ये आपको अधिगम हो गया, ठीक है दोस्तों। अधिगम वो होता है जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, मतलब हमारे अंदर परिवर्तन हो, हम कुछ सीख करके अपने अंदर अच्छे। देखिए अधिगम में दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन होते हैं। किसी किसी इंसान में गलत परिवर्तन भी होते हैं, किसी में अच्छे भी होते हैं। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि एक एक पॉइंट में लिखिए, लेकिन ये पॉइंट आपके बहुत सारे मतलब डाउट को क्लियर कर देंगे। यहाँ पे शिक्षण में अधिगम जरूरी है, लेकिन अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी नहीं है। अब आपको पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आया कि इसमें कहा गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए शिक्षण में अधिगम जरूरी है, मतलब कि आप शिक्षण करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ने की प्रक्रिया जो आपकी चलती है ना, इसमें तो अधिगम जरूरी है। लेकिन अधिगम के लिए जब आप अधिगम करोगे तब शिक्षण जरूरी नहीं है। अब आपको समझ में आई ये बात? नहीं आई? मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। जैसे कि मेरी दादी जी थी, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा दोस्तों, है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की उनको ऐसे समझ थी कि वो उनको सही कर देती थी, और उनको हम पढ़ने के बाद सही करते। तो दोस्तों उनको अधिगम तो था, मतलब कि उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रखा है बहुत सारी चीज़ों को सीख करके, लेकिन उन्होंने शिक्षा कभी प्राप्त नहीं की। तो आपने देखा कि उनको अधिगम करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी दोस्तों। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया। जैसे कि मतलब खाना वाना बनाना, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली सब करते हैं, लेकिन कि आप ये बताओ कि पैसे गिन लेते हैं लोग गाँव में, उनको कुछ नहीं आता। आप कहोगे पैसे तो कोई भी गिन लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है दोस्तों, अधिगम के लिए ना कोई भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। खेती करते गाँव में लोग, क्या वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं पहले कि हमें शिक्षा दो कैसे खेती होती है? नहीं दोस्तों। तो ये है अधिगम। अधिगम में कोई शिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शिक्षण में अधिगम की ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षा आपने प्राप्त कर ली स्कूल में, लेकिन जब तक आप उस शिक्षण कार्य को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात नहीं करोगे, अपने अंदर ढालोगे नहीं, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। मतलब नौकरी लग जाएगी, लेकिन जो असलियत ज़िंदगी में सफलता है ना, वो प्राप्त नहीं होगी। मतलब कि आपका शिक्षण कार्य है ये पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ अभी। देखिए दोस्तों, एक ये नोट करके मैंने लिखा है आपके सामने, अध्येता, छात्र, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, ये बार बार आएगा। तो आप सभी को मालूम है कि अध्येता, छात्र, शिक्षार्थी, विद्यार्थी सब छात्र का ही रूप है, स्टूडेंट का रूप है, ठीक है। इसी को बोला जाता है बार बार। कभी कभी अध्येता आपके सामने लिखा आएगा, कभी छात्र, कभी शिक्षार्थी, कभी विद्यार्थी, तो आप समझ जाना कि स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया है ना, ये 3 चरण है, इसके 3 घटक है, इनके बिना पूर्ण होती ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर शिक्षार्थी को लिख दिया है, लेकिन शिक्षक को लिखना चाहिए, तो आप उस पर ध्यान मत देना। ये मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको बेसिक समझा रही हूँ, आगे हम टॉपिक पे अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आजकल जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो शिक्षार्थी पर आधारित है, मतलब कि वो छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। और जो प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली थी ना, वो शिक्षक केंद्रित थी, मतलब कि शिक्षक बैठ के प्रवचन दे देता, सारे छात्र सुन लेते और हो गई शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट, ठीक है। लेकिन आजकल सारे काम किए जाते हैं छात्र के लिए, उसको ध्यान में रखा जाता है, उसकी रुचियों को ध्यान में रखा जाता है, वो बोर तो नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ध्यान में रख के शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो आज की जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षा प्रक्रिया हमारी है, उसमें शिक्षार्थी केंद्र बिंदु है, मतलब इसी के इर्द गिर्द पूरी शिक्षा घूमती है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शिक्षक के बारे में। शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अब उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेगा? जैसे कि मैंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे उसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं एक अच्छा शिक्षक ढूंढूंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं किस हिसाब से पढूं, तो वो मुझे बताएंगे भाई ये किताब मत पढ़, इसमें बहुत गलती है, आप ये पढ़ो, ये पढ़ो। वो मुझे गाइड करेंगे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई दोस्तों? मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इसीलिए एक शिक्षक होता है ना, वो मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। वो आपकी जगह पेपर नहीं देगा, वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, वो आपकी जगह पढ़ेगा नहीं, लेकिन आपकी मदद करेगा, आपका हाथ पकड़ करके आपको वहाँ तक ले जाएगा, आपके सफलता के रास्ते तक पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, तो शिक्षक की सहायता से ही विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षार्थी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, ये दोनों चीज़ है ना, ये तो है ही, लेकिन शिक्षार्थी नहीं होगा तो पढ़ाएंगे किसको? और ये पाठ्यक्रम किसके लिए बनाया है? देखिए, शिक्षक भी शिक्षार्थी के लिए ही है और ये पाठ्यक्रम भी शिक्षार्थी के लिए है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमारी है ना, शिक्षण प्रक्रिया, ये संपूर्ण ही नहीं होगी शिक्षार्थी के बिना। ये तो अहम किरदार है, इसमें केंद्र बिंदु है बिल्कुल। और दोस्तों, ये पाठ्यक्रम है ना, ये पाठ्यक्रम क्या काम करता है? शिक्षार्थी और शिक्षक को जोड़ता है, मतलब इन दोनों के बीच में जोड़ने की कड़ी का काम करता है ये। ठीक है, पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिससे शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, मतलब कि ये साधन के रूप में काम करता है। अगर ये पाठ्यक्रम नहीं हो ना दोस्तों, तो भी हमारी ये शिक्षण प्रक्रिया है ये पूर्ण नहीं होगी। क्यों नहीं पूर्ण होगी? कि ये शिक्षक है, यहाँ पे बैठा है आपका शिक्षार्थी, अब इन दोनों के बीच में क्या बात हो, ये तो निर्धारित ये पाठ्यक्रम ही करेगा ना। ये पाठ्यक्रम जब तक नहीं होगा, दोनों क्या बात करेंगे? क्या तो शिक्षक उसको समझाएगा और क्या शिक्षार्थी उसको समझेगा। अब आप बताओ, आपका नेट जेआरएफ का पेपर नहीं होता तो आपकी क्या गरज पड़ी कि आप यहाँ आके पढ़ते, पैसे देते? कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको ये पाठ्यक्रम पूर्ण करना है और अपने एग्जाम को पास करना है, उसमें सफल होना है। तो ये तीनों घटक है ना, आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये मैंने आपको, ये देखिए अब तक की जो जानकारी थी ना, ये बेसिक जानकारी है, मैंने आपको ऐसे ही समझाई है क्योंकि बार बार अपने अंदर आएगी अभी पाठ्यक्रम में, तो इसीलिए मैंने आपको समझाती है। अब हम मेन अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम शिक्षण की अवधारणाओं के बारे में। ठीक है, और अवधारणाएं वो होती है जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, मतलब कि उसके बारे में हम क्या धारणाएं रखते हैं, क्या विचार रखते हैं कि ये शिक्षण है, इसके बारे में हमारे मस्तिष्क में जो थिंकिंग है वो कैसी है, कि ये क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। शिक्षण के, देखिए पहली बात तो शिक्षण के कितने आधार होते हैं, शिक्षण हम क्यों करते हैं और किस आधार पर करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ऐसे ही एक उदाहरण से इसको समझिए, जैसे कि आपको नेट जेआरएफ पास करना है। ठीक है, नेट जेआरएफ आपको पास करना है। अब आपको मालूम तो होगा कि आपको क्यों पास करना है। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जो ऐसे ही बस मुझे तो यूं ही पास करना है, ऐसा तो कोई नहीं होगा, मुझे पूरा पता है। तो आपको क्यों पास करना है? मान लीजिए कि कोई दोस्त यहाँ से कह रहा है, मन में सोच रहा होगा कि मैडम मुझे नेट जेआरएफ इसलिए पास करना है क्योंकि मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है। तो दोस्तों, आपको बनना है कॉलेज लेक्चर, इसलिए आपको नेट जेआरएफ पास करना है। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या ऐसा करूँ कि मेरा ये एग्ज़ाम पास हो जाए। तो आपने इधर उधर देखा, यूट्यूब पे सब जगह देखा, लेकिन फिर आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपने एडमिशन ले लिया कि हाँ मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, तो मैं इसको पास कर लूँगा ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आपके मस्तिष्क में आएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो। मतलब चलो इन्होंने तो पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना है ना अपनी तरफ से, तो मैं क्या करूं ऐसा। ये तीन विचार आपके अंदर आएंगे और ये आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये तीन विचार जब तक, देखिए आप किसी भी काम को करते हो ना, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई और नेट जेआरएफ है, दुनिया में कोई भी काम करते हो ना, उससे पहले ये तीन विचार तो अपने सामने रख लीजिए कि क्यों, कैसे और क्या। कोई भी काम करो ना, उसको ये सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस काम को, और फिर मैं कैसे करूँ अगर कर रहा हूँ तो, अगर हाँ में आपको उत्तर मिले तो, और क्या क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ये तीनों आपको इसके उत्तर खुद अपने आप से लेने हैं, उसके बाद ही किसी काम को करना है। ठीक है, तो ये शिक्षण के तीन आधार है। ठीक है दोस्तों, और क्यों का उत्तर आपको मिलता है दर्शन शास्त्र से, और कैसे का उत्तर मिलता है मनोविज्ञान से, और क्या क्या उत्तर मिलता है समाजशास्त्र से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया, तो आपको आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आदर्शवाद। आदर्शवाद में क्या बात की गई है? देखिए अरस्तु ने बोला है इसमें कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक हो। अरस्तु ने बोला है
कि हमें क्या करना है, शिक्षा को तो देना है लोगों के सामने, लेकिन शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है ना वो ऐसा रखना है कि इंसान में, जो शिक्षार्थी हमारे सामने बैठा है, उसमें नैतिक और बौद्धिक दोनों ही गुण आए। ठीक है, ये सद्गुण भी आए उसमें। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा तो प्राप्त कर ले लेकिन उसके बाद जब वो समाज में जाए तो वहाँ पे अलग ही व्यवहार करे, वहाँ पे मतलब अपनी नैतिकता को बिल्कुल खो दे और बस अपने आप के गुरूर में मदमस्त रहे। तो इस तरह की शिक्षा हमको नहीं देनी। हमें शिक्षा ऐसी देनी है, उसका मूल उद्देश्य हमें ये रखना है कि उसको बौद्धिक समझ तो हो, उसके साथ ही उसका जो नैतिक व्यवहार है उसमें भी उसके सद्गुणों का विकास हो। ठीक है, उसमें नींव डाली जाए अच्छे गुणों की। तो ये बोला है अरस्तु ने। तो ये आदर्शवाद के अंदर ये चीज़ कही गई है कि आपको है ना एक इंसान भी बनाना है, साथ में आपको उसका सिर्फ मानसिक लेवल ठीक नहीं करना, उसकी बुद्धि को नहीं परखना है, आपको उसके व्यवहार में भी परिवर्तन करना है और सकारात्मक परिवर्तन करना है, उसको अच्छा इंसान भी बनाना है। तो ये अरस्तु ने कहा है। आप इसको पढ़ोगे ना तो चीज़ यही निकल के आएगी। जब तक मैं आपको अपनी भाषा में नहीं समझाऊंगी आप नहीं समझ पाओगे चीज़ों को। देखिए यही लिखा है, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। आधार बनाना मतलब उसके अंदर ये चीज़ें आपको डालनी है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। मानवता यानी इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये चीज़ किसने कही है? अरस्तु ने कही है। ठीक है, ये परिभाषा के रूप में भी आपके सामने आ सकती है, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ये जो जितने भी पॉइंट है ना ये आदर्शवाद पर बल देते हैं सभी। देखिए नैतिक मूल्य, सबसे पहले आपको एक छात्र में, एक शिक्षार्थी में नैतिक मूल्यों का विकास करना है। आध्यात्मिकता उसके अंदर होनी चाहिए, आत्म अनुभूति होनी चाहिए, जो वो काम कर रहा है ना उसके अंदर अनुभूति होनी चाहिए। मतलब कि वो विचार करे कि मैंने आज ये काम किया, मुझे कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, इस तरह की आत्म अनुभूति उसके अंदर हो। आत्म अनुशासन हो। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में जाओगे तभी बच्चा चुपचाप बैठेगा, उसके बाद में खूब बदमाशी करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, किसी को मारेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, ये पूरे अपने आसपास की, अपने समाज की, पूरी ज़िंदगी की बात है कि एक बच्चे में ऐसी शिक्षा दी जाए कि उसमें आत्म अनुशासन बना रहे। ठीक है, आत्म अनुशासन आप ऐसे लीजिए कि समाज में आए दिन नई नई घटनाएं होती रहती है। किसी ने किसी को पीट दिया, किसी ने मार दिया, कोई अपने घर में गाली गलौज कर रहा है, कोई अपनी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई अपनी बहन को कुछ कह रहा है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ किस में होती है? जिसमें आत्म अनुशासन नहीं होता। जो इंसान खुद को अनुशासित नहीं रखता है ना वो ही ऐसी हरकतें करता है। तो हमें ऐसी शिक्षा देनी है एक विद्यार्थी को जो उसमें आत्म अनुशासन की भावनाएं आए और वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बने। तो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ढाले। ठीक है, ये गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये आदर्शवाद में बात की गई है। सकारात्मक उसकी सोच हो। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग हो दोस्तों उसकी। व्यक्तित्व के उन्नयन मतलब कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो हमेशा अग्रसर रहे। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों ये आती है आदर्शवाद में। और ये आदर्शवाद क्या है? ये शिक्षण की अवधारणाओं के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें ना दोस्तों ये मनोविज्ञान की है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको इन चीज़ों की समझ हो, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो और शिक्षक वहाँ के बनने जा रहे हो कॉलेज के। और कॉलेज में आपको पता है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट की एज होती है वो किस तरीके की होती है। वो आत्म अनुशासन में मतलब रहना चाहता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती कि नहीं रह पाता, जोश जोश में गलतियाँ कर देते लोग बाग। तो इसीलिए आपको जो शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक पूरे भविष्य को अपने हाथ में लेके चलने वाले हो, उसको समझाने वाले हो, उसको दिशा निर्देश देने वाले हो। ठीक है, तो ये बात आपके सामने इसलिए आई है। देखिए दोस्तों, संक्षिप्त में सत्यम शिवम और सुंदरम की व्याख्या करता है। ये जो आदर्शवाद है ना जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ये संक्षिप्त में आपके सामने सत्यम शिवम और सुंदरम की व्याख्या करता है। हमारे अंदर मतलब कि ऐसे आदर्श होने चाहिए, हमारे अंदर तो होने चाहिए, लेकिन हम जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी अगर शिक्षा दे रहे हैं तो इसी तरीके की शिक्षा दे ताकि वो मानवता की ओर मतलब हमेशा अग्रसर रहे, अनुशासित रहे, अच्छी सोच रखे, अच्छे विचार रखे और अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा मतलब अग्रसर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आदर्शवाद के अंदर। ये देखिए दोस्तों, सेकंड इसमें पॉइंट है हमारा प्रकृतिवाद। ठीक है, और प्रकृतिवाद में ना प्रकृति किसको माना गया है? प्रकृति शिक्षक को माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये मनोविज्ञान के सारे टर्म मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये मनोविज्ञान में हमने बहुत ज़्यादा पढ़े, जब हम टीचर बने तो उससे पहले बहुत ज़्यादा हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है।
देखिए दोस्तों, प्रकृति किसको माना गया है यहाँ पे? शिक्षक को माना गया है प्रकृतिवाद में, ठीक है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये बात बिल्कुल आपको याद रख लेनी है, ठीक है। पुस्तकीय ज्ञान जो होता है उस पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। बच्चा करके सीखता है, बच्चा को खुला छोड़ दिया जाता है, एक पार्क में एक खाली जगह पर उसको छोड़ दिया जाता है, वो गलतियाँ करता है, फिर उठता है, फिर दोबारा उस काम को करता है, गलती करते करते वो उस काम को ठीक कर लेता है, ठीक है। मतलब करके वो सीखता है, करके सीखता है खुद अपने आप से। शिक्षक छात्रों के लिए वातावरण तैयार करता है और शिक्षक क्या करता है, ऐसा माहौल वहाँ पे बनाता है कि छात्र अपने आप से कुछ ना कुछ करे, इस तरीक़ा का माहौल उसको देता है। तो शिक्षक का देखिए यहाँ पे शिक्षक को आप कहीं भी देख लीजिए, शिक्षक का काम सिर्फ मार्गदर्शक का है, ठीक है। यहाँ पे इसने वातावरण बनाया है, कहीं पे वो आपको पढ़ाएगा, अच्छे से चीज़ों को समझा देगा, लेकिन आपकी जगह वो पढ़ेगा नहीं, वो पेपर नहीं देगा, आपका नेट जा रहा है वो क्लियर नहीं करवाएगा। हाँ, वो आपकी मदद करेगा, एज ए मतलब मार्गदर्शक के रूप में ही वो आपके सामने काम करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये है निषेधात्मक शिक्षा। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, छात्र को असत्य से या फिर गलत मार्ग से रोका जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसको सत्य पर और सही मार्ग के लिए अग्रसर किया जाता है, मतलब कि उसके लिए आगे बढ़ाया जाता है। मतलब कि गलत काम जब वो करता है तो उसको टोक दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है और सही दिखाया जाता है कि बच्चा ये गलत है, आप इस पर गलत जा रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, ये सही है। तो इस तरीके से इसमें निषेधात्मक शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों प्रकृतिवाद है, इसमें बहुत सारी विधियों को रखा गया है, ठीक है। प्रकृतिवाद में हमारे मनोविज्ञान की जो विधियां आती है वो बहुत सारी विधियां शामिल है। कौन कौन सी है देखिए, करके सीखना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि बच्चे को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, वो गलतियां करता है, फिर गलती करते करते एक बार उस काम को ठीक कर लेता है और फिर हमेशा ठीक करता रहता है, ठीक है। करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, इंद्रियों के द्वारा सीखना, निरीक्षण, खेल और डाल्टन पद्धति। दोस्तों ये सारी विधियाँ हैं ना, ये प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये सभी विधि प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है और बहुत अच्छे से बच्चे को इसमें शिक्षा दी जाती है, ठीक है। देखिए, करके सीखता है, वो अनुभव के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है, निरीक्षण करके सीखता है, खेल विधि से और डाल्टन पद्धति से, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो अवधारणा है वो है प्रयोजनवाद, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक है वो है जॉन डीवी को इस प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। दोस्तों क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि गतिविधि करने को और अपनी व्यवहारिकता है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, मतलब हमेशा क्रियाशील रहे छात्र, और व्यवहारिकता जो हमारा व्यवहार है उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है, इसे ही ज्ञान का आधार माना गया है। देखिए दोस्तों, जो हमारा अनुभव है वो ही सभी मूल्यों की कसौटी है, इसको ज्ञान का आधार माना गया है, किसमें? प्रयोजनवाद में, ठीक है। प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ। दोस्तों ये प्रयोजनवाद ही है जिसके आधार पर विद्यालय में क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली है इसका आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। हम पढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों हम पढ़ते हैं शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडम्स महोदय की परिभाषा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये परिभाषा मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन ये याद तो आपको खुद करनी है, ट्रिक लगा के याद करो, कैसे भी करो। तो शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, किसने माना है दोस्तों? एडम्स महोदय ने, ठीक है। अब द्विमुखी कौन कौन से मुख है? दो, एक तो शिक्षक है और दूसरा है शिक्षार्थी, ठीक है दोस्तों। ये आपको मालूम हो गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे करें, इतनी सारी परिभाषाएं आएंगी, हमको तो याद होंगी ही नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस एडम को ना आप ऐसे समझ लो कि ये है मैडम, और मैडम है ना हमेशा दो मुँही बातें करती है। कैसी बातें करती है? दो मुँही बातें करती है। तो आपका ऐसे याद हो जाएगा कि एडम्स ने बोला है दो मुखी, मतलब कि मैडम हमेशा दो मुँह की बात करती है, दोगली बातें करती है, मेरे से कुछ कह दी, किसी और से कुछ कह दी। तो इस तरीके से ना ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप सच में ऐसा मत समझ लेना कि मैडम हमेशा दो मुँह की होती है, दो मुखी बातें करती है। तो आप याद करने के लिए इसको अच्छे से याद कर सकते हो। एडम्स देखोगे तो आपको तुरंत मैडम याद आएगी अब, क्योंकि अब आपने मेरी बातें सुन ली तो बार बार आपको यही बात दिखेगी, एडम यानी मैडम। मैडम दो मुखी होती है, दो मुँह की होती है, ये दोगली होती है, कभी कुछ कह देती है, कभी कुछ कह देती है, कोई पता नहीं। तो इसको ऐसे याद करना, ठीक है दोस्तों। समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, कोई ऐसे मत समझना कि मैडम क्या बता रही है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारी जॉन डीवी और रायबर्न की, ठीक है। जॉन डीवी और रायबर्न ने क्या कहा है कि शिक्षण को त्रिआयामी या फिर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इन्होंने क्या है कि शिक्षण के तीन मुख होते। दोस्तों इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि तीन मुख है, ठीक है। ये शिक्षक है, ये शिक्षार्थी है, और ये कौन है? आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है। ये तीन मुँह बता दिए इन्होंने कि इसके तो तीन मुँह है भाई, ठीक है। तो आपको ये मालूम तो हो गया कि चलो ठीक है तीन मुंह है इसके, लेकिन ये किसने कहा है? जॉन डीवी ने और रायबर्न ने, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए, ट्रिक के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि देखिए जॉन डीवी, अब डीवी को आप समझो देवी, देवी, ठीक है, देवी।
तो देवी के 3 मुंह होते हैं, लेकिन देवी तो आपने याद कर लिया कि देवी के 3 मुंह होते हैं, ठीक है। त्रिमुखी मतलब 3 मुंह वाली, ठीक है। देखिए जॉन डीबी मतलब देवी, इसको देवी समझना, ठीक है। याद करने के लिए दोस्तों बता रही हूँ, तो आप इसको समझ लेना, इरिटेट मत होना प्लीज़, है ना। और देखिए रायवर्ण, रायवर्ण से समझिए रावण। अब आप सब बोल रहे होंगे उनके तो 10 मुख थे, लेकिन कम से कम 3 मुख तो थे ही ना दोस्तों। 10 तो थे, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 3 तो थे ही। तो देवी और रावण के कम से कम 3 मुख तो है ही। तो आप इस तरीके से अगर इसकी ट्रिक लगाओगे ना, देवी और रावण के, रायवर्ण यानी रावण के कम से कम 3 मुख तो है ही। तो त्रिमुखी प्रक्रिया, ये द्विमुखी और त्रिमुखी है ना, ये आपको काफ़ी मतलब उलझन पैदा करेगी आपके अंदर, लेकिन आप इस ट्रिक को बार बार अपने तरीके से पढ़ोगे या फिर अपनी ही कुछ ट्रिक बना के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी कि ये मैं कैसे याद रखूँ। तो जॉन डीवी और रायवर्ण ने कहा कि देवी के और रावण के कम से कम 3 मुख तो होते ही है। जॉन डीवी और रायवर्ण ने कहा कि शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया होती है, मतलब कि 3 मुख वाली प्रक्रिया होती है। पहला मुख होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, तीसरा होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दिए। बाकी हम पाठ्यक्रम के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब भी हम इसको पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो पाठ्यक्रम के ऊपर ही निर्भर रहती है। जब तक पाठ्यक्रम नहीं होगा, शिक्षक और शिक्षार्थी पढ़ेंगे क्या, मतलब कि क्या अधिगम करेंगे वो, उनके सामने पाठ्यक्रम होगा तभी तो वो कुछ पढ़ेंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाठ्यक्रम शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों का मार्गदर्शन करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। ये पाठ्यक्रम होगा तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी और तभी आप इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दी। देखिए तीसरी परिभाषा हमारी है पेस्टोलॉजी की, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है। तो पेस्टोलॉजी ने कहा है दोस्तों, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान एवं बालक का प्रथम विद्यालय है। क्या बोला है इन्होंने, देखिए इस प्रथम विद्यालय, यहाँ पे ना कुछ ऐसा कीवर्ड दिया है जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। आपको ये पूरी परिभाषा रटनी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये कीवर्ड जो होते हैं ना, ये परिभाषा में से कभी हटेंगे नहीं। तो आपको इस तरीके से याद करना है। अब देखिए पेस्टोलॉजी और ये क्या है, प्रथम विद्यालय, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, आप इसको ऐसे याद करना कि जब हम स्कूल जाते थे ना, मतलब मैं मेरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, छोटे छोटे, मेरी दीदी का बच्चा है तो वो स्कूल जाता है तो क्या बोलता है, मम्मी पहले पेस्ट्री दिलाओ तब जाऊँगा स्कूल, वरना मैं नहीं जाने वाला स्कूल। तो सबसे पहले छोटा सा बच्चा रहता है ना, तो वो रोते रोते स्कूल जाता है, वो बहुत परेशान करता है, वो रोता है, लेकिन उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दिलाते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो पेस्टोलॉजी से आप याद करना कि उसकी मम्मी ने उसको पेस्ट्री दिलाई और प्रथम विद्यालय मतलब कि उसको भेजा कि बच्चा पढ़ने के लिए जा। तो जैसे तैसे उसने समझाया, पेस्ट्री लेके बच्चा चला गया स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है, वह बालक का प्रथम विद्यालय है, ठीक है। प्रथम विद्यालय परिवार ही है, लेकिन आपको याद करने के लिए इस तरीके से पढ़ना है कि बच्चों को पेस्ट्री का लालच दिया और वो विद्यालय चला गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेना। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। ये देखिए दोस्तों, बीओ स्मिथ है, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि बनाई गई है जो आपके अंदर सीखने की उत्सुकता जागृत करेगी, ठीक है। तो आप इसकी ट्रिक बना के पढ़ना अपने आप से। दोस्तों बर्ट महोदय ने क्या कहा है, बर्ट ने कहा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शक और प्रोत्साहन है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि की पॉइंट इसमें से ढूंढना। तो देखिए शिक्षण है, ये अधिगम के लिए प्रेरणा है, ठीक है दोस्तों, प्रेरणा है, पथ प्रदर्शक है, ठीक है, और प्रोत्साहन है, ठीक है, मतलब कि प्रोत्साहन देने का काम करता है। तो ये तीनों आप की पॉइंट समझो इनको, ठीक है। अब आप एक ही बात याद रखना, बर्ट से आप याद रखना बटन, ठीक है। बटन होता है ना शर्ट का बटन, वो याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी मोटिवेटर है ना, जैसे कि संदीप माहेश्वरी होगा या फिर कोई भी जिनको आप देखते हो या जिनके बारे में आपने सुना है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मंच पे चढ़ते हैं ना ऊपर मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए चढ़ते हैं, तो वो जब बोलते हैं ना, उनकी एक एक बात से हमारे अंदर एक सपना पैदा होता है, हम कुछ सोचते हैं, हमारे अंदर मतलब इतना अंदर से इतना आता है कि भाई मुझे कुछ करना है, बस अब तो करना है। तो प्रेरणा मिलती है, हमारा पथ प्रदर्शक मतलब कि हमारा पथ, हमको रास्ता दिखाने का वो काम करते हैं, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं, और प्रोत्साहन तो देते ही है। तो ये तीनों चीज़ कौन करता है, बटन लगा करके कौन करता है, एक मोटिवेटर करता है, ठीक है। मोटिवेटर जो कि हमें प्रेरणा देता है, ठीक है। तो बर्ट यानी बटन लगा करके करता है, मंच पर चढ़ता है और हमको प्रोत्साहन, प्रेरणा और पथ प्रदर्शक का काम करता है। मतलब ये मेरी ट्रिक बनाने का तरीका है, आप अपने मन से और भी कोई ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसको बार बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है।
देखिए रियांश है, रियांश ने क्या कहा है कि दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने व उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। रियांश ने बोला है कि दूसरे को सिखाने और उनको दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया है ना, वो कहलाती है शिक्षण। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात कही है रियांश ने, आप याद रखें इनको। मॉरिसन है, मॉरिसन ने कहा है दोस्तों कि एक कम परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और अधिक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने आप मतलब उस ज्ञान से अपने आप को परिपक्व बना लेता है। दोस्तों मॉरिसन ने बोला है कि एक कम परिपक्व व्यक्ति है और एक बहुत ज़्यादा अधिक परिपक्व व्यक्ति है। ठीक है, जब ये कम वाला बड़े के इसमें आएगा संपर्क में तो ये इससे कुछ ना कुछ सीखेगा, तो ये भी थोड़ा सा परिपक्व होता जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपसे यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि कम परिपक्व मतलब कि जिसको ज़्यादा परिपक्वता उसके अंदर नहीं है, ना तो विचारों में ना किसी भी चीज़ में, लेकिन वो जब अधिक परिपक्व व्यक्ति से मिलेगा ना, उसके संपर्क में आएगा, तो उसका जो ज्ञान है वो अपने आप ही मतलब बढ़ेगा उसके संपर्क में आने से। तो ये किसने कहा है? मॉरिसन ने कहा है। ठीक है, मॉरिसन ने दोस्तों ये कहा है। गेज ने क्या कहा है? शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ठीक है दोस्तों, गेज ने कहा है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, मतलब पारस्परिक चलने वाला प्रभाव है जिसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। इसका उद्देश्य है वो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, ये कहा है गेज ने। ठीक है दोस्तों ये है हमारे शिक्षण के उद्देश्य और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये निचोड़ है सभी उद्देश्यों का। ठीक है, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद इसकी व्याख्या भी देखेंगे। वातावरण में समायोजन करना, एक छात्र को इस तरीके की मतलब शिक्षा देनी चाहिए, उसका उद्देश्य ये बनाना चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण में समायोजन करना सीखे, अपने आप को उस माहौल में ढाल ले, वहाँ पे समायोजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा शिक्षा देने के पीछे। शिक्षार्थी क्रियाशील बने, मतलब कि हमारा शिक्षा हम दे रहे हैं उसके पीछे ये भी उद्देश्य रहना चाहिए कि शिक्षार्थी हमारा क्रियाशील बने, कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहे, कुछ ना कुछ गतिविधि करता रहे। ऐसा नहीं है कि वो आलसी होकर बैठा है, बदमाशी कर रहा है, घर पे आके सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें जो हमारा छात्र है वो क्रियाशील बना रहे। ठीक है, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहे, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए वो हाथ पैर मारता रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहे जिसमें वो नई जानकारियाँ सीखे। ठीक है, तो इसके लिए अपने आप को हमेशा प्रेरित करता रहे। शिक्षार्थी के संवेगों को नियंत्रित करना, देखिए दोस्तों शिक्षार्थी के संवेगों को नियंत्रित करना भी हमारे शिक्षण का उद्देश्य रहता है कि शिक्षार्थी में बहुत सारे संवेग आते हैं, कभी उसको गुस्सा आता है, कभी उसको बहुत ज़्यादा प्रेम आता है, कभी वो एकदम शांत हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगता है, तो ये उसके संवेग है। संवेग उसको बोलते हैं दोस्तों जो अचानक से कुछ ना कुछ हमारे अंदर हरकत होती है, जैसे कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दी, मुझे गुस्सा आ गया बहुत भयंकर से। किसी को तो आता है नॉर्मल गुस्सा जो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, लेकिन कोई कोई विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसको शांत करने का काम होता है वो शिक्षण के द्वारा। पहले तो मतलब कि उसका शिक्षक है वो उसको ऐसी शिक्षा देगा कि बच्चा अपने आप ही इन चीज़ों को समझे और अपने व्यवहार को ठीक करे, लेकिन उसका जो शिक्षण है ना, उस शिक्षण का उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में ढाले। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक निचोड़ है शिक्षण के उद्देश्यों का, और बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये सभी तो सामान्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख भी दिया आपके लिए। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों के बारे में, विस्तार से इसका वर्गीकरण करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण किया गया ब्लूम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1956 ईस्वी में इन्होंने इसका वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके इनको 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से भाग है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोसंचालित है। ठीक है दोस्तों, हेड, हर्ट और हैंड। दोस्तों ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि आंग्ल भाषा में इसको ना 3H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3H बोलते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने लिखा भी है, 3H बोलते हैं। आंग्ल भाषा में इसको 3H कह करके पुकारते हैं। ज्ञानात्मक मतलब कि हेड, भावात्मक मतलब हर्ट, मनोसंचालित मतलब कि हैंड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको ये ब्लूम का वर्गीकरण है, इसने 3 भागों में बांटा है। देखिए दोस्तों, मैग्ने है, इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, इसके सिर्फ नाम याद रखना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है नहीं, डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। मैग्ने है, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो 5 भागों में किया है। ठीक है दोस्तों, 5 भागों में इसको विभाजित किया है। बौद्धिक कौशल है, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ हैं, मौखिक सूचनाएं हैं, संचालन तंत्र एवं शारीरिक क्षमता है और मनोदृष्टि है। ठीक है दोस्तों, ये सभी है जो मैग्ने ने किए हैं, तो ये आप इनके नाम याद रखना और बाकी यहाँ पे हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्यों को,
और इसमें से जो फर्स्ट इन्होंने किया है वो किया है ज्ञानात्मक। अब ज्ञानात्मक को भी हम विस्तार से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है हमारा, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला भाग इसका है ज्ञान। अब देखिए ये ज्ञान है ना दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझाती चलती हूँ। ज्ञान है, इसका मतलब है कि आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक है। याद करनी है मतलब कि उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये है बोध, ठीक है दोस्तों। सेकंड है बोध, और बोध का मतलब है कि इनका अर्थ भी आपको समझना है। याद तो आपने कर लिया, लेकिन साथ में आपको इनका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई चीज़ यहाँ पे याद कर ली कि शिक्षण, आपने याद कर लिया कि शिक्षण कुछ होता है, लेकिन आपको शिक्षण का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपने याद कर लिया, यहाँ आपने अर्थ समझ लिया, ठीक है दोस्तों। उपयोग, यहाँ पे आपको उपयोग के बारे में बताना है। तो देखिए, जो आपने याद किया है, जिसका आपने अर्थ समझा है, उसका आपको उपयोग करना भी आना चाहिए। मतलब कि आपका जो भावनात्मक ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप में ढालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका जो ज्ञान है वो सिर्फ हृदय तक ही सीमित रहे, उसको आपको अपने मतलब कि बाहर नहीं निकालना है, उसको एक रूप नहीं देना है। कोई भी आपकी जिज्ञासाएं है उनको शांत करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अमूर्त चीज़ को मूर्त रूप देना, मतलब कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो, आपने कोई चीज़ सोच रखी है कि मुझे ये करना है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सोच के ही बैठ जाना है, उसको करना भी है दोस्तों। देखिए, अमूर्त वो होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, ठीक है। और मूर्त वो है जो आपको सामने स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। मूर्त रूप में मतलब कि मूर्त रूप में सामने तस्वीर के रूप में या फिर किसी चीज़ के रूप में, किसी इंसान के रूप में जो चीज़ आपको आपके सामने उपस्थित दिखती है वो मूर्त है, और जो नहीं दिखती वो अमूर्त है। तो यहाँ पे अमूर्त मतलब जो नहीं दिखती उससे मूर्त के रूप में जाना है, ठीक है दोस्तों। फोर्थ है इसमें विश्लेषण, और विश्लेषण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसको बहुत सारे भागों में विभाजित करना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसका विभाजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, समझ रहे हो आप। तो बहुत सारी चीज़ों में जब उसका विभाजन करेंगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद संश्लेषण करना भी आना चाहिए। संश्लेषण का मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हमने अलग अलग भागों में बांटी है ना, इसको एक साथ, जैसे कि ये तो अलग अलग भाग है, लेकिन इसको एक साथ जोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। एक रूप में इसको ऐसे जोड़ना आना चाहिए, तो ये कहलाता है संश्लेषण। इस विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। बिल्कुल दोस्तों, विश्लेषण का विलोम है संश्लेषण। मतलब यहाँ पे आपने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया और यहाँ पर उसको जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये एकत्रित करने पर जोड़ देता है, मतलब कि हमारी जो जानकारी है उनको इकट्ठा करना, संश्लेषण करके इकट्ठा करने पर जोड़ देता है। और विश्लेषण है ये आपको अच्छे से विस्तार से किसी चीज़ को समझाने पर जोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट इसका पॉइंट है मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों। ऊपर जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया। मूल्यांकन है, और मूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हमने जो याद किया है, जिसका अर्थ समझा है, जिसकी हमने भावनात्मक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में हम डाला है, हमने वर्गीकरण किया है, उसके बाद उसका संश्लेषण किया है, और उसके बाद मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी है कि जितने चरणों से हम गुजर के आए हैं उसमें हमने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ चीज़ों को सीखा है, कहाँ नहीं सीखा है, इन सारी चीज़ों का हमें पता कैसे चलेगा। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी चीज़ों को सीखा है, कितनी चीज़ों को नहीं सीखा है, ठीक है। तो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, इससे हमें मालूम होगा कि हमने कितना सीखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक, ठीक है दोस्तों। जो ब्लूम का वर्गीकरण है 3 भागों में इसने जो विभाजित किया है ब्लूम ने, इसमें ज्ञानात्मक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते भावात्मक, ठीक है। भावात्मक में क्या बात कही गई है देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, भावात्मक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है आग्रहण। मतलब कि आपने सुना होगा कि दोस्तों अच्छा वक्ता होने से पहले आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए। श्रोता मतलब कि पहले आपको दूसरे की बातें सुनना आना चाहिए। आपको सुनने, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप तब तक रोक सको, अपने आप को शांत रख सको, जब तक दूसरा बोल रहा है उसकी बात को सुनो अच्छे से। मतलब अपने अंदर सुनने की इच्छा जागृत करो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो सुनने की इच्छा आपके अंदर है। किसी ने कोई बात यहाँ से आपसे कहना स्टार्ट की, आपसे कह दी, ठीक है। अब आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई दोस्तों। ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है कि चलो आपने उसकी सारी बातें सुन ली, लेकिन अब आपको अपना फीडबैक भी तो देना है कि आपने सुना है उसको, आपको कैसा लगा है क्या नहीं है। तो आपको प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। मतलब सहभागिता की इच्छा। आप जब तक प्रतिक्रिया नहीं दोगे तब तक काम नहीं चलेगा दोस्तों। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो आपको प्रतिक्रिया देनी है। सबसे पहले तो सुनने की इच्छा जागृत करनी है, फिर सहभागिता की इच्छा जतानी है, मतलब कि अपने बताना है आपको कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको आकलन करना है, ठीक है दोस्तों। और आकलन क्या होता है, जो हम सीख रहे हैं ना उसका महत्व क्या है, ये आकलन होता है। महत्व मतलब कि आकलन में बहुत सारी चीज़ें समाहित होती है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट रूप में मैं आपको बता रही हूँ वो यही है
कि हमने जो भी चीज़ सीखी है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, मतलब कि सीखी है तो हम इनका क्या यूज करें, क्या काम में ले, अपने जीवन में ऐसा क्या करें जो ये काम में आए। ठीक है, तो ये होता है आकलन। तो आकलन के बारे में आपको ये समझ में आ गए। फिर संयोजित करना, मतलब कि वही एकत्रित करना, ये एक तरह से उसका संश्लेषण का काम है। ठीक है दोस्तों, संयोजित करना मतलब एकत्रित करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। इसके बाद है लास्ट में निरूपण, और निरूपण का अर्थ होता है दोस्तों चरित्र निर्माण का भाव, मतलब कि आपके अंदर ऐसे भाव आने चाहिए कि आप अपने चरित्र को अच्छे से अच्छा बनाने का भाव अपने अंदर रखते हो। मतलब आप ये सोचते हो कि मेरा चरित्र इतना अच्छा हो, मैं इतने अच्छे कर्म करूं कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने कि हाँ भाई वो इंसान है, और बहुत ज़्यादा इंसानियत उसमें कूट कूट के भरी हुई है। ये होता है निरूपण, मतलब चरित्र निर्माण का भाव आपके अंदर आना चाहिए। ये है भावात्मक पॉइंट। ठीक है दोस्तों इसके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट में है मनोसंचालित। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों थर्ड है मनोसंचालित। ठीक है, इसको क्रियात्मक भी बोलते हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट है ये है प्रतिरूपता। ठीक है, और प्रतिरूपता का मतलब दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में ये है कि कोई भी चर्चित व्यक्ति किसी भी फील्ड में, ठीक है, उसकी जो उसके अंदर जो दक्षताएं है, जो उसके अंदर कुशलताएं है, जो अच्छी चीज़ें हैं ना दोस्तों, उसके कौशलों को आप हूबहू अपना लेते हो, ये कहलाता है प्रतिरूपता। जैसे कि आपने टिकटॉक पे देखा होगा, एक सलमान खान के जैसा बिल्कुल लड़का है और उन्हीं की तरह वो एक्टिंग करता है टिकटॉक पे। ठीक है, तो ये उसकी क्या है, प्रतिरूपता है। उसने हूबहू उस चीज़ को अपना लिया। ठीक है, तो ये है प्रतिरूपता, है ना। देखिए दोस्तों सेकंड है हस्त कौशल। ठीक है, और हस्त कौशल का मतलब ये होता है कि आपके हाथ में कोई ना कोई कौशल ऐसा हो जिसमें आपको मतलब कि पकड़ हो कि हाँ इसको मैं अच्छे से कर लूँगी, और आपका आत्मविश्वास उस चीज़ में बढ़ता ही जाए। जैसे कि मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा लिखा है, तो मेरा और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो मैं और अच्छे से लिखती हूँ। ठीक है, ये है। और आप याद कीजिए मांझी मैन को, आपने मूवी देखी होगी ना मांझी मैन की, तो उनके हाथ में वो कौशल था, उन्होंने उस उपकरण का प्रयोग किया, उस मशीन का, वो हथौड़ा जो उनके हाथ में था, छेनी हथौड़ा, उसका उन्होंने प्रयोग किया। और दोस्तों यकीन मानिए पूरे पहाड़ को तोड़ के रास्ता उन्होंने बना दिया था, और उससे आत्मविश्वास उनको तो आया ही था, तोड़ते तोड़ते उनको आत्मविश्वास में तो वृद्धि हुई। लेकिन उस मूवी को, उस इंसान के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप ये सोचिए हमारा आत्मविश्वास कहाँ पहुँच जाता है, बढ़ता है ना दोस्तों। मेरा तो बढ़ता है, आपका नहीं पता। और आप ये मत सोचना प्लीज़ कि ये ना कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये आपको समझाने के नए नए तरीके हैं, उदाहरण है, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ हो। तो हस्त कौशल यही होता है दोस्तों, किसी भी मशीन का या उपकरण का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, और प्रयोग ऐसे करना है, मतलब प्रयोग करने का प्रयास करना है, और ऐसा प्रयास करना है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, ये है हस्त कौशल। परिशुद्धता, ठीक है, किसी कार्य को बार बार करना जिससे कि उसमें सुधार आए और शुद्धता आए। ठीक है दोस्तों, आपने कोई काम किया, एक बार गलत हो गया, दोबारा किया फिर गलत हो गया, तीसरी बार किया फिर गलत हो गया, मतलब बार बार करोगे गलत होता रहेगा, लेकिन उसमें हमेशा नयापन आता रहेगा दोस्तों, हमेशा अच्छा सुधार होता रहेगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैं बहुत गंदी वीडियो बनाती थी शुरू में, बहुत ही ज़्यादा गंदी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधरती जा रही है। तो परिशुद्धता उसको बोलते हैं कि आप किसी भी काम को करते हो ना, और उसको बार बार करते हो, तो उसमें सुधार होता है दोस्तों, शुद्धता आती है। ठीक है, तो ये है परिशुद्धता। स्पष्ट अभिव्यक्ति, देखिए स्पष्ट अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि आप निरंतर अभ्यास करोगे ना दोस्तों, और निरंतर अभ्यास के द्वारा ही ये संभव है स्पष्ट अभिव्यक्ति। जैसे कि मैं शुरू में, मैं अपने उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि आप इनसे लिंक कर पाओगे। मैं शुरू में इतना डरती थी कि क्लास में मैंने आज तक हाथ खड़ा करके क्वेश्चन नहीं पूछा था, इतनी डरती थी। हाँ, मन में रहता मुझे पूछना, लेकिन इतना डर कि मैंने कभी हाथ ही नहीं खड़ा किया। तो जो इंसान हाथ खड़ा नहीं करेगा, जो पूछेगा नहीं, वो कैसे अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति करेगा बताइए। तो ये स्पष्ट अभिव्यक्ति है ना दोस्तों, ये निरंतर अभ्यास करने से आती है। तो मैंने निरंतर अभ्यास ही नहीं किया, मैंने उसकी शुरुआत ही नहीं की, अभ्यास तो बहुत दूर की बात। तो आप रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, तब आपकी स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आती है खुल के। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होते ही बहुत तगड़ा वो हो जाता है और सामने अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, होते हैं कुछ, वो बिरले ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकृतिकरण लास्ट का इसका पॉइंट है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें सभी कौशलों को आत्मसात किया जाता है, जैसे सुधार करना, नई तकनीकों का निर्माण करना। दोस्तों जितने भी कौशल हमने पढ़े हैं ना, इन सभी कौशलों को इसमें आत्मसात किया जाता है। और आत्मसात का मतलब ये होता है कि उन कौशलों को अपने अंदर ढाला जाता है। ठीक है, उनको सीखा जाता है, अपने व्यवहार में उनको अनुभव किया जाता है, और अच्छे से अपने अंदर उनको, मतलब कि आत्मसात करने का मतलब है कि आप उनको अपना लेते हो।
अपना लेना, मतलब ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया तो चलो ठीक है मान लिया, नहीं, उसको अपने मन से अपना लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं आत्मसात करना। और देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, सुधार करना। आपको लगा कि कोई गलती है तो उसमें आप सुधार करोगे, नई तकनीकों का निर्माण करोगे। जैसे कि दोस्तों हम पढ़ाते पढ़ाते हैं ना कुछ गलतियां भी कर देते हैं, तो कमेंट आते हैं नीचे कि आपने ये गलती कर दी, तो उसके बाद है ना हम उसमें सुधार करते हैं, उस चीज़ को आत्मसात करते हैं मन से कि हाँ भाई गलती हुई, माफ़ करना, लेकिन मैं अब सुधार करूँगी। तो हम सुधार करते हैं, नई तकनीक लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी आप जिस वीडियो के जरिए पढ़ रहे हो इसमें कोई खास तकनीक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है और तकनीक उपलब्ध करवाना भी संभव नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके से पढ़ा रहे। तो इसमें नई तकनीक नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि नई तकनीक बनाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल हमारी भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाई है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमने ब्लूम के पढ़े हैं शिक्षण के उद्देश्य, इसके बारे में ना 2001 में एंडरसन है और कर्तबूल है, इन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण में थोड़ा सा सुधार किया है। इन्होंने जो समझ शब्द यूज किया है ना फर्स्ट वाले उसमें ज्ञानात्मक में, उसमें ना दोस्तों इन्होंने समझ और संश्लेषण 2 शब्द यूज किए थे, और इन दोनों को इन्होंने बदल के समझ को तो कर दिया बोध और संश्लेषण को कर दिया है सृजनात्मक, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडरसन ने क्या बदलाव किया और बदलाव करने के बाद क्या चेंज किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। एंडरसन और करतबूल है, इन्होंने ज्ञान के जो 4 आयाम माने हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में जान लेते हैं। तथ्यात्मक है, वैचारिक है, प्रक्रियात्मक है और मेटाकॉग्निटिव है, ठीक है दोस्तों। मेटाकॉग्निटिव है और इसका इंग्लिश नाम ही आता है, यही पूछा जाता है, इसको ज्ञान का ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो ये आपको इनके नाम ही याद रखने, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम शिक्षण के स्तर के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से स्तर के बारे में पढ़ेंगे, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, ठीक है दोस्तों। आपको इनका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनका अर्थ बदल के दूसरा अर्थ इनका जो होता है वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है। स्मरण शक्ति मतलब कि स्मरण स्तर, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो प्रस्तावक है मतलब कि इस विचार को जो देने वाले हैं उनका नाम है हर्बर्ट, ठीक है दोस्तों। हर्बर्ट ने दिया ये विचार। और इसमें क्या चीज़ पर जोर दिया गया है, पहली बात तो ये कि ये शिक्षण का प्राथमिक स्तर है, ठीक है। सबसे पहला स्तर है वो स्मरण स्तर है, मतलब कि सबसे पहले आपको स्मरण करना है चीज़ों को, और हमारी मानसिक क्षमता से संबंधित है ये दोस्तों। बिल्कुल जब स्मरण करेंगे तो मानसिक क्षमता का प्रयोग तो होगा ही दोस्तों। तो ये हमारा प्राथमिक स्तर है और मानसिक क्षमता से संबंधित है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें तथ्यों को कंठस्थ करके अभ्यास करने पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो तथ्य है ना उसको कंठस्थ याद करना है और फिर उसका अभ्यास करना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें परीक्षा 2 तरीके से होती है, मौखिक और लिखित, ठीक है। मुँह ज़बानी जो पूछा जाता है, मौखिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं भी होती है, ठीक है दोस्तों। रटने की प्रक्रिया को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, इसीलिए ना ये निम्न स्तर की है, ठीक है दोस्तों। जो स्मरण स्तर वाला है ये निम्न स्तर की है, क्योंकि इसमें रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आप याद रखना कौन सी निम्न स्तर की है, कौन सी उच्च स्तर की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे समझ या फिर अवबोध स्तर, ठीक है दोस्तों। ये हमने अभी देखा था सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों समझ और अवबोध जो स्तर है इसके विचारक है वो है मॉरिसन, ठीक है। इन विचारक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। शिक्षण के इस स्तर में हमारी किसी बात या कार्य को समझने और विचार करने से संबंधित है दोस्तों। ये समझ पर आधारित है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी हमारी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम जिसको हम समझने और विचारने से संबंधित यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ये स्तर ऐसा है जिसमें हमें समझना है चीज़ों को, ठीक है। कोई भी बात हो चाहे कोई भी काम हो उसको समझना है अच्छे से। और इसमें परीक्षाएं होती है वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, ठीक है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ जैसे कि आपकी नेट की एग्जाम होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो होती है वस्तुनिष्ठ। और निबंधात्मक जो कि बहुत बड़े बड़े जिसमें उत्तर लिखने होते हैं, जो स्कूल टाइम में आप लिखते थे वो, ठीक है दोस्तों। इसमें तथ्यों को न केवल याद करना है बल्कि समझना भी है। देखिए दोस्तों जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है ना उसमें सिर्फ रटना है, मतलब कि कंठस्थ करना है, और यहाँ पर मतलब याद तो करना ही है लेकिन उसके बाद इसको समझना है। तो ये थोड़ी सी ठीक है उससे, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी ठीक है उससे। और इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट में हमारी कौन सी, विचारात्मक या फिर इसको बोला जाता है चिंतन स्तर, ठीक है दोस्तों, चिंतन स्तर। और इसके जो प्रस्तावक है ये इनका नाम है हंट, ठीक है। ये प्रस्तावक का नाम आप याद रखना। प्रस्तावक या फिर विचारदाता, विचारकर्ता जो भी है ये एक ही है, मतलब इनका अर्थ एक ही निकलता है।
प्रस्तावक उसे बोलते हैं जिसने ये विचार दिया है, तो ये हंट ने दिया है। और दोस्तों ये उच्चतम स्तर का है, मतलब कि अभी तक हमने जो 2 पढ़े ना उन दोनों से ये उच्चतम स्तर का है, अच्छा है, ठीक है। चिंतन स्तर उच्चतम स्तर का होता है। देखिए ये चिंतन स्तर है, ये उच्चतम स्तर का है, मतलब कि सबसे अच्छा है, ठीक है। इसमें परीक्षा सिर्फ निबंधात्मक होती है, मतलब कि सिर्फ इसमें बड़े बड़े उत्तर आपको लिखने हैं ऐसे टाइप, ठीक है। तो ये निबंधात्मक होती है सिर्फ। इसमें स्मृति स्तर और अवबोध स्तर दोनों इसके आधार है। देखिए दोस्तों जो ऊपर पढ़े थे ना वो दोनों भी इसमें शामिल होते हैं, मतलब कि वो इसके आधार स्तंभ का एक तरह से काम करते हैं, इसके आधार है, ठीक है दोस्तों, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर। कक्षा का वातावरण खुला एवं स्वतंत्र होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारी जो कक्षा है ना उसका वातावरण खुला और स्वतंत्र होता है। दोस्तों ये है शिक्षण की विशेषताएं, ठीक है। देखिए शिक्षार्थी व शिक्षक में मधुर संबंध होने चाहिए, मतलब कि ये इसकी विशेषता है दोस्तों, मधुर संबंध होने चाहिए, ये इसकी विशेषताओं में आते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अच्छे संबंध होना, ये शिक्षण की विशेषता कहलाती है, ये शिक्षण की विशेषताओं में आता है। जब तक एक शिक्षक और शिक्षार्थी में मधुर संबंध नहीं होंगे ना तो बच्चा अपनी बात कह पाएगा और ना ही शिक्षक उसको समझ पाएगा। हाँ, हालांकि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों से प्यार से बात नहीं करते, तो वो बच्चा उनको कुछ नहीं बोलता और वो चाहते भी यही है कि हमें कुछ ना बोले, ये अपना मतलब आए और चला जाए। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ये है नकारात्मक शिक्षण, ठीक है। और आपको सकारात्मक तरीके से शिक्षण करवाना है तो आपको अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, प्यार से मित्रवत व्यवहार करना है, ठीक है दोस्तों। तो मधुर संबंध होना ये इसकी विशेषता है। परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, एक दूसरे सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तभी जाके चीज़ें संभव होंगी। अगर सूचना, देखिए कोई नई सूचना आई है, कोई इतनी अच्छी जानकारी है जो शिक्षक अपने शिक्षार्थी को नहीं देगा या फिर शिक्षार्थी शिक्षक को नहीं देगा, तो सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं होगा तो फिर शिक्षण कार्य तो पूर्ण होगा ही नहीं दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है, परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वो आगे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो बैठेंगे क्लास में लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में वही चलती रहेंगी, इसीलिए उनको कुछ भी डाउट है तो उसको साथ में ही क्लियर करना चाहिए शिक्षक को। शिक्षण शिक्षा अधिगम व प्रशिक्षण से संबंधित है। दोस्तों हमारा ये शिक्षण है, ये शिक्षा अधिगम से और प्रशिक्षण से संबंधित है, बिल्कुल है। शिक्षण स्तर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों ये शिक्षण है ना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके व्यापक अर्थ में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो। शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं ये दोनों आपको समझा देती हूँ, निदानात्मक और उपचारात्मक क्या होता है। निदानात्मक का दोस्तों देखिए, हो सकता है अब तक आपको डाउट हो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। निदानात्मक वो होता है जिसमें हम किसी, देखिए आप है ना डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपका चेक करता है कि बुखार है, खांसी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप चेक करवाने जाते हो तो वो क्या कर रहा है, आपका निदान कर रहा है। मतलब निदान मतलब आपकी बीमारी का पता चला रहा है, ठीक है। और ये साइंस का ही टर्म है ये निदानात्मक। तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपकी बीमारी का पता लगाता है, आपके चेकअप करता है, आपकी रिपोर्ट आती है तो आपको उसको पता चलता है कि हाँ भाई इसको तो मलेरिया है, ठीक है। तो वो उसने पता लगाया, मतलब कि उसने निदान किया है। निदान करना दोस्तों उसका समाधान करना नहीं है, सिर्फ उसका पता लगाना है, ठीक है। मैं बहुत उलझन में थी पहले इस चीज़ के बारे में, लेकिन काफ़ी सामने से मुझे पता चल गया। तो निदान होता है मतलब कि उसकी परेशानियों का पता लगाना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बच्चे के अंदर क्या मतलब कि उलझन चल रही है, उसको क्या परेशानी है, उन सब का आप पता लगाओगे। उसके बाद उपचारात्मक मतलब उसके बाद उसका उपचार करोगे, उसके बाद में उसको ऐसी चीज़ें बताओगे ताकि उसकी परेशानियाँ दूर हो जाए, ठीक है दोस्तों। आप इसको साइंस के तरीके से समझना कि आपने बीमारी का पता लगा दिया, उसके बाद वो आपको दवाई देता है ताकि आपका उपचार हो जाए, आप ठीक हो जाओ। तो इसी तरीके से ये शिक्षा में लागू होती है, ठीक है दोस्तों। पहले बच्चे की परेशानियों का पता लगाया जाता है, फिर उसकी परेशानियों को दूर किया जाता है। तो शिक्षण में निदानात्मक व उपचारात्मक दोनों चीज़ें होती है, ठीक है दोस्तों। सहानुभूति युक्त होता है, किसी भी विद्यार्थी की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब नहीं पहुंचाया जाता है। देखिए दोस्तों शिक्षण होता है ना, ये सहानुभूति पूर्वक होता है, अच्छे से होता है। ऐसे नहीं है कि आप गुस्सा हो रहे हो, पिटाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे नहीं है दोस्तों। बहुत सहानुभूति पूर्वक आराम से बैठ के प्यार से बच्चों को आप पढ़ाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बच्चे पर ज़्यादा विशेष ध्यान रख रहे हो, आपको सभी बच्चों से प्यार से अच्छे से बात करनी है, क्योंकि इससे किसी न किसी बच्चे की भावनाओं का आघात पहुँचता है तो वो गलत
गलत बात है दोस्तों, नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, किसी एक पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। जैसे कि अधिकतर टीचर क्या करते हैं, जो होशियार विद्यार्थी होते हैं उनसे ज़्यादा बातें करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं उनके बारे में बोलते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, इसको रहने दो, ये नहीं समझेगा। मतलब मेरे साथ खुद ऐसा होता है, तो मुझे अजीब लगी ये चीज़ें, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कमज़ोर विद्यार्थियों पर मतलब ध्यान ज़्यादा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन पे नहीं दिया, जो होशियार है सब पे दिया, पर उन पे ज़्यादा दिया, क्योंकि वो बेचारे कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको उन पे भी ध्यान देना है, ऐसा काम करना है कि उनकी भावनाएं आघात नहीं पहुँचे, मतलब कि उनको बुरा ना लगे। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। जैसे ही विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो उसका जो पहले का ज्ञान है वो सब काम में आता है। ठीक है, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग में ली जाती है, बिल्कुल विभिन्न शिक्षण विधियां, मतलब जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो प्रयोग में ली जाती है। किसी बच्चे को डायरेक्ट चैप्टर हम समझाते हैं तो नहीं समझ में आता, तो अलग अलग तरीके की विधि से हम पढ़ाते हैं, कभी कभी खिलाते खिलाते भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी विधि है इसमें। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आता है ज़्यादातर। शिक्षण में कला व विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इसमें कला विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षण निर्देशात्मक होता है, बिल्कुल दोस्तों शिक्षण निर्देशात्मक होता है, इसमें निर्देश दिए जाते हैं और उनको ग्रहण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसकी अपेक्षाओं के बारे में। शिक्षण की अपेक्षा है। ठीक है दोस्तों, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, मतलब कि आपसे क्या उम्मीद है। एक छात्र होता है, उससे उसके शिक्षक को, उसके माता पिता को बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। तो क्या अपेक्षाएं होती है, आप सोच रहे होंगे मैडम नौकरी लग जाए, बस यही अपेक्षा होती है। तो दोस्तों नहीं, ये तो सेकेंडरी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक है वो ये है कि सबसे पहले आपसे ये उम्मीद करेंगे कि इसका जीवन निर्माण अच्छे से हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आप अपने जीवन में अच्छे इंसान बनो, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, लोग आपसे प्रभावित हो, आप ऐसा काम करो कि लोग सोचे कि हाँ यार इंसान तो ये है। उत्तम नागरिक बनो, बहुत अच्छे नागरिक बनो, अपने समाज में, अपने समुदाय में अच्छे अच्छे काम करो। ठीक है दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन, मतलब कि कोई इंसान है जो नकारात्मक चीज़ों की ओर जा रहा है, तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए, आप में वो योग्यता होनी चाहिए कि आप उस इंसान को अपनी समझ से, अपनी सोच से समझा सको और उसको अच्छा रास्ता दिखा सको, सही रास्ता दिखा सको, सकारात्मक सोच उसको दे सको। ठीक है, तो व्यवहार परिवर्तन उसका आप कर सको। रचनात्मकता आप में होनी चाहिए, नवीनता मतलब कि नए नए काम करना, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। और सर्वांगीण विकास, दोस्तों सारी चीज़ इसमें निहित होती है। सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास होता है ना दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब कि इसमें उसकी शिक्षा, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व सब आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों की अपेक्षाएं आपसे की जाती है एक शिक्षक के द्वारा, एक माता पिता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आप में। ये अपेक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको सोचना है, सकारात्मक नज़रिए से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके का आ सकता है। इंसान को इंसानियत से रूबरू करवाने का कार्य शिक्षण प्रक्रिया करती है। बिल्कुल दोस्तों, आप इंसान हो, आपके अंदर सबसे पहले इंसानियत का गुण आना चाहिए और यही है हमारी शिक्षण प्रक्रिया की अपेक्षा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कुछ चीज़ें छूट गई थी जो मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, ये तीन मतलब कि हमारे अहम बिंदु है। तो इनके बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये शिक्षक है ना दोस्तों, ये स्वतंत्र चर है। ठीक है, और शिक्षार्थी है ये आश्रित चर है, मतलब ये शिक्षक के ऊपर आश्रित है। और पाठ्यक्रम है ये मध्यस्थ चर है, मतलब कि ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ये होगा तभी शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप याद कर लेना। देखिए ये सभी चर एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोण बना है, इसमें से एक रेखा आप हटा दो तो क्या त्रिकोण संपूर्ण हो जाएगा? नहीं होगा ना, मतलब ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, ये हमेशा पूरक ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। ये तीनों सम्मिलित होंगे तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ से आप एक चीज़ को भी हटा दो ना, इसको हटा दो तो नहीं होगी। अब बताओ, शिक्षक पढ़ाएगा क्या और शिक्षार्थी पढ़ेगा क्या? नहीं हो पाएगा दोस्तों। मान लो कि चलो इसको नहीं हटाया आपने, शिक्षार्थी को हटा दिया, तो ये पाठ्यक्रम तो है और शिक्षक भी है, लेकिन पढ़ाएगा किसको? दीवार को? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों। अब मान लीजिए शिक्षक को हटा दिया, ठीक है, शिक्षक को यहाँ से हटा दिया, तो दोस्तों आपको अगर शिक्षक को हटा दिया तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आप यूट्यूब पे आओ, इधर उधर शिक्षक ढूंढो, क्योंकि शिक्षक आपके मार्ग मतलब आपको मार्ग दिखाता है, आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दोस्तों अभी हमारी ये वीडियो ख़त्म हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और ये मत समझना कि मैडम ने ज़्यादा कहानियाँ ही सुना दी, कहानी नहीं है दोस्तों। किताबी लैंग्वेज में अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाती तो आपको समझ नहीं आती। आपको इसी तरह से चीज़ों को समझना है, हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ पर आधारित क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।